फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था अबाउट द सोशलिज्म इन यूरोप, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स के आइडियाज़ के बारे में, दास कैपिटल के बारे में, फर्स्ट इंटरनेशनल एंड सेकंड इंटरनेशनल के बारे में। आज जो शुरू करने जा रहा हूँ वो है द रशियन रिवॉल्यूशन। तो जनरली कहता है कि 1914 में 1914 में जो रूल था रूस में, रसिया में, वो किसका रूल था? तो जार निकोलस सेकेंड। अगर जार वर्ड क्या है? जार, जैसे यहाँ पे राजा को किंग बोलते थे, किंग, तो वहाँ पे राजा को जार कहा जाता था, जार। और जनरली रशियन रिवॉल्यूशन की बात करते हैं तो जो जार निकोलस सेकेंड का पतन, यानी कि उसका फॉल ऑफ मोनार्की, जो राजशाही था उसका समाप्ति। और इसके बाद क्या था कि जो फरवरी में जो रिवॉल्यूशन हुआ था, जिसके कारण वहाँ का जो मोनार्की था समाप्त हो गया था, और जो अक्टूबर के इवेंट्स थे, इसको जनरली हम लोग जानते हैं रशियन रिवॉल्यूशन के नाम से। ओके, तो रशियन रिवॉल्यूशन के टाइम किसका पतन हुआ था? क्लियर हो चुका है, जार निकोलस सेकेंड का। इन रशियन रिवॉल्यूशन के पहले वहाँ की जो सोसाइटी थी, वहाँ की जो इकोनॉमी थी, वो कैसी थी? तो सोसाइटी की बात करते हैं तो वहाँ का लगभग जो पॉपुलेशन थी 85% वो एग्रीकल्चर थे, यानी कि उसकी जो लेवलीहुड था पॉपुलेशन का, वो किससे रिलेटेड था? एग्रीकल्चर से, कृषि से। वो उसकी जो जीवन यापन हो रहा था वो एग्रीकल्चर से हो रहा था, यानी कि सिंपली तो क्लियर हो चुका है कि जो लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर फॉर देयर लिवलीहुड। साथ ही साथ वहाँ का जो सोशल जो ग्रुप था, जो वर्कर्स ग्रुप थे, वो अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड थे, यानी कि स्ट्राइक करने के दौरान सब साथ हो जाते थे। जो वर्कर्स थे वो ग्रुप में बटे हुए थे, लेकिन जब वर्कर्स डिससेटिस्फाइड होते थे एग्रीकल्चरिस्ट के, इंडस्ट्रियलिस्ट के अगेंस्ट, तो क्या होता था कि स्ट्राइक के दौरान वो लोग एकजुट हो जाते थे। ठीक है, और क्या था कि उसके द्वारा जो इंडस्ट्रीज थे, मेनली जो रिच इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जो वहाँ के धनी लोग थे, पूंजीपति थे, उन्हीं के द्वारा क्या होता था? चलाया जाता था। उसके बाद बात करते हैं कि सोशलिज्म रशिया में, सोशलिज्म तो डेवलप होने के बाद वहाँ के जो पॉलिटिकल कंडीशंस थे वो इफेक्टेड हुए थे। और ये जो जार निकोलस सेकेंड था, इसकी एक वाइफ थी, इसका नाम था जरीना अलेक्जेंड्रा। और ये इस पर जो इसका, यानी कि ये बीवी का गुलाम था। निकोलस सेकेंड पर किसका प्रभुत्व था? इसका प्रभुत्व स्थापित था, वो था जरीना अलेक्जेंड्रा का। ये कौन था? इसकी वाइफ थी, इसकी बीवी थी। इसके बाद अब ये किससे प्रभावित थी? जो निकोलस सेकेंड तो ये अपने वाइफ के इन्फ्लुएंस में, के वाइफ के प्रभुत्व में था, अंडर कंट्रोल में था। और जरीना अलेक्जेंड्रा जो इस पर एक सेंट रास्पुतिन, अब इसका भी प्रभाव था, सेंट रास्पुतिन का प्रभाव था किसके ऊपर? जरीना अलेक्जेंड्रा के ऊपर। इसका प्रभाव इसके ऊपर था, इसका प्रभाव निकोलस सेकेंड के ऊपर था। तो ये जो एंगल ट्रायंगुलर बन गया, ठीक है। तो इस प्रकार से, और क्या था, ये जो थे जार निकोलस सेकेंड, अपने समाज में जो वहां का हाईली पोस्ट था वो अपर क्लास के लोग थे। वो किससे? तो वो सभी लोगों को मौका नहीं मिल पाता था, जो हायर पोस्ट था वो अपर क्लास के लोगों से फिल कर दिया जाता था। इसके बाद क्या था? इसके बाद समाज की बात करते हैं तो समाज में वर्कर्स क्लास थे और एक इंडस्ट्रियलिस्ट क्लास थे, पूंजीपति वर्ग कैपिटलिस्ट, और एक वर्कर क्लास जो काम करने वाले थे। और ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो सोसाइटी बटा हुआ था रेडिकल्स में, बहुत सारे ग्रुप्स थे वहाँ पे, जैसे रेडिकल्स था, कंजर्वेटिव्स था और लिबरल्स था। तो और क्या था कि जो जार निकोलस सेकेंड था, ये एक निरंकुश शासक था। निरंकुश का मतलब जिसके ऊपर कोई अंकुश लगाने वाला नहीं हो, ऑटोक्रेटिक रूलर था। और जो वहाँ के मतलब कि जो पार्टिसिपेशन था पॉलिटिकल एक्टिविटीज में, जो जनरल मासेस थे, जनरल जनता थी,
जनता का कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता था। क्लियर है? तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि फिर से हम रिपीट करते हैं पॉइंट्स को कि सबसे पहले जो पॉइंट्स की बात करते हैं तो क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट्स है कि उस टाइम जो फॉल हुआ था मोनार्की का, लिख सकते हैं कि द फॉल ऑफ मोनार्की। ये मोनार्की फॉल कहाँ हुआ था? तो रशिया में हुआ था। तो फॉल ऑफ मोनार्की इन फरवरी 1917, इन फरवरी 1917। तो फरवरी 1917 में जो मोनार्की का फॉल हुआ था, इसके साथ साथ एंड इवेंट्स ऑफ अक्टूबर एंड द इवेंट्स ऑफ द अक्टूबर। तो एक को बोलते हैं हम लोग रशियन में क्या है, एक तो बोलते हैं फरवरी रिवोल्यूशन और एक को बोलते हैं अक्टूबर रिवोल्यूशन 1917। तो ये अक्टूबर की घटनाएं और फरवरी रिवोल्यूशंस को मिला करके जनरली जो वर्ल्ड हिस्ट्री में रशियन रिवोल्यूशंस के नाम से जाना जाता है। ओके, अक्टूबर आर नॉर्मली known as the Russian Revolution, the Russian Revolution। क्लियर हो चुका है कि जनरली इसको किस नाम से जानते थे? इसको रशियन रिवोल्यूशन के नाम से जाना जाता था। और उसके बाद फिर क्या करता है कि इस टाइम यहाँ का राजा कौन था? इस टाइम यहाँ का राजा कौन था? तो इससे पहले ही राजा रहा था इन 1940 जब वर्ल्ड वार शुरू हुआ था। 1914 में जब वर्ल्ड वार शुरू हुआ था तो उस टाइम राजा कौन था? तो जार निकोलस सेकेंड था। जार निकोलस सेकेंड ruled the Russian Empire, ruled the Russia and its empire। और सोशलिज्म की बात करते हैं तो सबसे पहले सोशलिज्म डेवलप कहाँ हुआ था? तो वो था रशिया में। कहाँ हुआ था? रशिया में। तो रशियन रिवोल्यूशंस जो था एक सबसे पहला सोशलिस्ट रिवोल्यूशन, सोसाइटी में सोशलिज्म लाने के लिए जो रिवोल्यूशन हुआ था, सबसे पहला रिवोल्यूशन हुआ तो बहुत सारे, लेकिन जो सबसे सक्सेसफुल रिवोल्यूशन रहा वो था रशियन रिवोल्यूशन। ओके, द Russian Revolution of 1970 was the first successful socialist revolution। तो इस प्रकार से क्या था सोशलिस्ट रिवोल्यूशन आज कहाँ पे? सिर्फ रशिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में। तो क्लियर हो चुका है कि क्या था रशियन रिवोल्यूशन। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। इसके बाद इकोनॉमी और सोसाइटी की बात करते हैं कि वहाँ का इकोनॉमी और सोसाइटी क्या था। उसके बाद बात करेंगे पॉलिटिकल कंडीशन का। इकोनॉमी एंड सोसाइटी तो अभी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि वहाँ का जो इकोनॉमी और सोसाइटी की बात करते हैं तो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन थे वो एग्रीकल्चरिस्ट थे। क्या थे? वो एग्रीकल्चरिस्ट थे, एग्रीकल्चर से रिलेटेड थे। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं पॉइंट बना करके कि मोस्ट ऑफ द रशियन पॉपुलेशन, अब मोस्ट ऑफ द रशियन पॉपुलेशन का मतलब हो गया कि मोर देन बहुत सारे 85%। जो रशियन रिवोल्यूशन, मोस्ट ऑफ द रशियन रिवोल्यूशंस अबाउट 85%, अबाउट लगभग 85% जो था वो क्या थे? वो एग्रीकल्चरिस्ट थे। वेयर एग्रीकल्चरिस्ट थे। ठीक है,
जो एग्रीकल्चरिस्ट के मतलब हो गया, वो खास रिलेटेड थे, वो खेती बाड़ी से रिलेटेड थे, खेती बाड़ी से रिलेटेड थे। ओके, और क्या थे, जो इंडस्ट्रीज थे वो किसके द्वारा चलाया जा रहा था, तो इंडस्ट्रियलिस्ट के द्वारा। जो इंडस्ट्रीज थे वेयर सेटअप which was mostly private property of industrialists, यानी कि पॉपुलेशन में ज्यादा कौन थे, नंबर ऑफ ज्यादा था वो एग्रीकल्चरिस्ट का था, लेकिन वहां पर इंडस्ट्री किसके द्वारा चलाया जा रहा था, तो मोस्टली इंडस्ट्रीज जो है इंडस्ट्रियलिस्ट के द्वारा चलाया जा रहा था, जिसकी संख्या बहुत ही कम थी। ओके, और क्या था कि जो वर्कर्स था वो ग्रुप में बटा हुआ था, जो वर्कर्स था, वर्कर्स वर डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स। वहां जो वर्कर्स थे वो किस में बटे हुए थे, तो वर्कर्स ग्रुप में बटे हुए थे, वर्कर्स ग्रुप में बटे हुए थे। लेकिन क्या था कि ग्रुप में, लेकिन जब कोई घटनाएं घटती थी तो वह स्ट्राइक हो जाते थे, बट दे डिड यूनाइट, लिख सकते हैं कि बट ग्रुप में बटा हुआ था लेकिन वो लोग यूनाइट हो जाते थे, दे डिड यूनाइट। यूनाइट किस टाइम होते थे, जब उसको स्ट्राइक करना होता था, किसके प्रति, तो काम के प्रति। तो स्ट्राइक to strike work when they were dissatisfied, जब वो संतुष्ट नहीं होते थे तो स्ट्राइक करते थे, और सभी ग्रुप जो वर्कर्स का यूनियन बना हुआ था और सब ग्रुप क्या हो जाते थे, एक जगह पे जमा हो जाते थे। ओके, और क्या था कि पिजेंट्स के लिए, जैसे यूरोप में, फ्रांस में पिजेंट्स के लिए रिस्पेक्ट था नोबिलिटी का, बट रशिया में ऐसा कुछ नहीं था, पिजेंट्स के पास कोई रिस्पेक्ट नहीं था नोबिलिटी के लिए, कोई रिस्पेक्ट नहीं, कोई आदर सत्कार नहीं था। ठीक है, तो रशियन पिजेंट्स जनरली क्या थे, वो लोग, जैसे पिजेंट्स के पास क्या था कि कोई रिस्पेक्ट नहीं था, तो लिख सकते हैं कि पिजेंट्स हैड नो रिस्पेक्ट, पिजेंट्स हैड नो रिस्पेक्ट। किसके लिए रिस्पेक्ट नहीं था, तो नोबिलिटी के लिए, नो रिस्पेक्ट फॉर नोबिलिटी। नो रिस्पेक्ट फॉर वेरी अनलाइक द फ्रेंच रेवोल्यूशंस, वेरी अनलाइक द फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो उसको फ्रेंच रेवोल्यूशंस में जिस तरह से नोबिलिटी के लिए रिस्पेक्ट था, उस तरह से रिस्पेक्ट करा, वेरी अनलाइक द फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन में जिस तरह से क्या था, उसके जैसा नहीं था, वैसा ही क्या था, यहाँ पर भी नोबिलिटी के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं था। नोबिलिटी को रिस्पेक्ट क्यों देना भाई, वो क्या कर रहा था, वो एग्रीकल्चर का, जो पिजेंट्स का शोषण कर रहा था, एक्सप्लॉयटेशन कर रहा था, इसलिए उसके लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं था। ओके, उसके बाद हम लिख सकते हैं कि रशियन पिजेंट्स की बात करते हैं, तो जो रशियन पिजेंट्स थे, रशियन पिजेंट्स वर द ओनली पिजेंट्स, रशियन पिजेंट्स वर द ओनली पिजेंट्स कम्युनिटी विच पिजेंट्स कम्युनिटी which pulled their land, मतलब अपने लैंड का क्या करते थे, वो यूज करते थे, और वो क्या था, आपस में मतलब बटे हुए थे, their common divided it। तो आई होप एक क्लियर हो चुका होगा एक प्रोविडेंट सोसाइटी। इसके बाद हम लोग नोट कर लेंगे वहां पे पॉलिटिकल कंडीशंस के बारे में। ओके, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। इसके बाद हम लोग करते हैं, क्लियर हो चुका है, अब देखते हैं
पॉलिटिकल कंडीशंस। तो वहाँ का पॉलिटिकल कंडीशंस क्या था, जो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जो रशिया का राज था ऑटोक्रेटिक मैनर। ऑटोक्रेटिक का मतलब है निरंकुश, जिसमें कोई अंकुश लगाने वाला नहीं है। ओके, तो इस प्रकार से। और वो क्या था, वो अपने बीवी के प्रभाव में था। और उसकी बीवी किसके प्रभाव में थी, तो जार निकोलस पे कंट्रोल था उसकी जर्मन वाइफ एलेक्जेंड्रिया का, जरीना एलेक्जेंड्रा का। और ये जो जरीना एलेक्जेंड्रा थी किसके इन्फ्लुएंस में थी, एक करप्ट सेंट रास्पुटिन, करप्ट सेंट रास्पुटिन के इन्फ्लुएंस में, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, बहुत ज़्यादा प्रभाव में थे, उसके कंट्रोल में थे। और जो कॉमन मासेज और या तो फिर रिप्रेजेंटेटिव की बात करते हैं, तो उसके पास हैड नो पार्टिसिपेशन in the political system of the country, in the political system of the country। उसके जो पॉलिटिकल सिस्टम था देश का, उसमें या तो कॉमन मासेस का मतलब जनरल जो जनता थी उसकी बात कर रहा हूँ, और या तो फिर उसके रिप्रेजेंटेटिव का कोई पार्टिसिपेशन नहीं था, कोई पार्टिसिपेट उसमें नहीं करता था। ओके, तो इस प्रकार से क्लियर हो चुका है कि वहाँ का पॉलिटिकल कंडीशंस क्या थे, कैसे थे, वहाँ का इकोनॉमी एंड सोसाइटी का कंडीशंस क्या था, दैट मीन्स इकोनॉमिक कंडीशन एज वेल एज सोशल कंडीशन। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि पॉलिटिकल कंडीशंस के बाद कि सोशलिज्म इन रशिया। अभी तक हम पढ़ रहे थे सोशलिज्म इन यूरोप, और अब बात करेंगे सोशलिज्म इन रशिया। तो अभी तक जो बात की है वो था सोशलिज्म इन यूरोप और रशियन रिवॉल्यूशन। अब सोशलिज्म इन रशिया की बात करते हैं कि वहाँ पर रशिया में सोशलिज्म किस तरह से डेवलप होना शुरू हुआ था। ओके, तो जितने भी पॉलिटिकल पार्टी थे, सोशलिज्म की बात कर रहे हैं, तो रशिया में जो भी पॉलिटिकल पार्टीज थे वो इलीगल थे। जो भी पॉलिटिकल पार्टीज थे वो सब इलीगल थे। और क्या था कि जो रशियन, उसी में से एक पार्टी बना था रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी। रशियन जो हेड पॉइंट्स है उसको लिखेंगे कि सोशलिज्म इन रशिया। रशिया में सोशलिज्म डेवलप हुआ था, इसके बारे में। तो जो 1914 तक जो भी वहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज थे सभी क्या थे, इलीगल थे। तो लिख सकते हैं कि और पॉलिटिकल पार्टीज वर इलीगल इन रशिया बिफोर 1914। यानी कि 1914 के पहले कोई पॉलिटिकल पार्टी को वहाँ पर लीगल नहीं था। सही पॉलिटिकल पार्टी क्या था, इलीगल, अवैध, कोई भी वैध नहीं था। ओके, और उसी में से एक पार्टी का नाम मैं लिख रहा हूँ वहाँ पर, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी। रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी। यह पार्टी का फॉर्मेशन हुआ था 1898 में। इस पार्टी का जो फॉर्मेशन हुआ था वो कब हुआ था, 1898 में। बाद फॉर्म इन 1898, 1898 इस पार्टी। तो सभी पार्टी वहाँ पर क्या थी, बैन थी। अब ये जो पार्टी का हुआ था ये किसके आधार पे, जो कार्ल मार्क्स थे उसके आइडिया से, मतलब कि आइडिया से प्रभावित होकर के जो वहाँ पर जो सोशलिस्ट थे, यानी कि जो समाजवादी थे, जो कुछ लीडर्स थे, उन्होंने इसका स्थापना किया, जिसका नाम था रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, फॉर्म्ड इन 1998 बाय सोशलिस्ट हु रिस्पेक्टेड बाय सोशलिस्ट who respected Marx ideas, तो ये लोग जो रिस्पेक्ट थे, मतलब रिस्पेक्ट करते थे किसको, जो भी कार्ल मार्क्स से जो आइडियाज थे, उन्होंने जो आइडियाज दिया था सोशलिज्म के प्रति उसको रिस्पेक्ट करते थे। और इन्होंने जो सोशलिस्ट थे, एक वर्कर्स पार्टी का नाम था रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, जो 1898 में बनाया गया। अब इसमें कुछ रशियन सोशलिस्ट थे
जो ऐसा अनुभव करते थे कि जो रशियन पेजेंट्स थे वो क्या है, तो वो जो नेशनल मतलब कि जो नेशनल रशियन पेजेंट्स थे, रशियन पेजेंट्स का कहता है कस्टम और डिवाइडिंग लाइन जो प्रेडिक्टली था वो बनाया जाए, किसके द्वारा, जो उसमें जो नेचुरल सोशलिस्ट बनाया जाए। तो इसमें से लिख सकते हैं कि सम रशियन फील्ड दैट, कुछ रशियन फील्ड दैट ऐसा अनुभव करते थे कि सम रशियन फील्ड दैट, इसको सम रशियन सोशलिस्ट कर सकते हैं, सम रशियन सोशलिस्ट फील्ड दैट, कुछ रशियन ऐसा अनुभव करते थे कि जो रशियन पेजेंट्स कस्टम है, द रशियन पेजेंट कस्टम, रशियन पेजेंट कस्टम ऑफ डिवाइडिंग लैंड प्रेडिक्टली, डिवाइडिंग लैंड periodically, dividing land periodically made them natural socialists, made them natural socialist। अब क्या कहता है, जो कुछ रशियन ऐसा अनुभव करते थे, जो रशियन पेजेंट्स के उसको कस्टम्स जो है डिवाइडिंग यानी कि जो लैंड को बांट करके, जो लैंड को बांट करके उन्हें नेचुरल सोशलिस्ट बनाया जा सकता है, तो इसका किसका अनुभव था, उसको बनाया गया नेचुरल, कुछ लैंड्स डिवाइडिंग करके उसको नेचुरल सोशलिस्ट बनाया जाए। किस कौन मानते थे, और कुछ रशियन रेवोल्यूशंस थे, सोशलिस्ट थे, वो मानते थे। उसके बाद एक और पार्टी बना जिसका नाम है, इसका नाम है सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी, जो ना उन्हें इसके 2 साल के बाद बना, सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी। जस्ट इसके 2 साल के बाद सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी था, इसके 2 साल के बाद सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी 1900 में फॉर्म किया गया था पीजेंट्स के राइट्स के लिए, फॉर्म इन 1900 फॉर पीजेंट्स राइट, पीजेंट के राइट के लिए जो बनाया गया था वो था सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी। ओके, और क्या किया था, और जो नोबेल से बिलोंगिंग आता है यहाँ पर किया है, डिमांडेड क्या, जो नोबेल से बिलोंग करने वाले लैंड से उसको डिस्ट्रीब्यूट दिया जाए, क्या कर दिया जाए, उसको मतलब ट्रांसफर कर दिया जाए, किसको, पीजेंट्स को। एंड डिमांडेड दैट लैंड बिलोंगिंग टू नोबल्स भी ट्रांसफर्ड टू पीजेंट्स, तो 2 पार्टी बन गया था। पहला पार्टी था रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, जो 1898 बनाया गया था, और दूसरा पार्टी जो था वो सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी था, जो 1900 बनाया गया था। कि किसके लिए बनाया गया था, तो पेजेंट्स के राइट्स के लिए, जो किसान थे उसके अधिकारों के लिए बनाया गया था, और जो उसका डिमांड किया था कि जो नोबल से बिलोंग करने वाले जितने भी लैंड है वो सभी लैंड किसको ट्रांसफर कर दिया जाए, वो किसानों को ट्रांसफर कर दिया जाए। ओके, उसके बाद क्या हुआ था कि जो रिवॉल्यूशनरी पार्टी मतलब कि जो ये पार्टी था वर्कर्स डेमोक्रेटिक पार्टी था, तो लेनिन के आने के बाद उसकी कुछ मतभेद के कारण ये 2 पार्ट में बढ़ गया, जिसको हम लोग जनरली जानते हैं बोल्शेविक और मेंशेविक। किस नाम से जानते हैं, बोल्शेविक और मेंशेविक के नाम से जानते हैं। तो कर लेते हैं हम लोग क्लियर कि डिफरेंस क्या था, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सिंपली कह सकते हैं हम लोग
डिफरेंस बिटवीन बोल्शेविक एंड मेंशेविक। ये बोल्शेविक और मेंशेविक क्या था? तो बोल्शेविक और मेंशेविक उसी का एक पार्ट था। सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी जो था उसी में 2 पार्ट में अलग अलग बढ़ गया। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं बोल्शेविक एंड मेंशेविक। अब दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि डिफरेंस क्या है बोल्शेविक और मेंशेविक में। जो रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी था, ये इसको लेनिन के कुछ आइडिया से कहा 2 पार्ट में बढ़ गया, बोल्शेविक और मेंशेविक। तो बोल्शेविक का कहता है कि जो व्लादिमीर लेनिन था, व्लादिमीर लेनिन जो बोल्शेविक पार्टी का लीडर था, जबकि अलेक्जेंडर केरेंस्की बोल्शेविक का लीडर था व्लादिमीर लेनिन, और अलेक्जेंडर केरेंस्की था मेंशेविक का लीडर। बोल्शेविक में जो लेनिन सोचा था कि जो सोसाइटी है, जैसे जारिस्ट रशिया है, वो क्या, इसको क्या होना चाहिए? डिसिप्लिन होना चाहिए, और जो क्वालिटी है मेंबर्स का और जो नंबर है वो कंट्रोल करना चाहिए। ठीक है, पार्टी को और जारिस्ट रशिया जैसे डिप्रेसिव सोसाइटी में लेनिन सोचते थे जो पार्टी है, पार्टी को क्या होना चाहिए? डिसिप्लिन होना चाहिए, और इसमें नंबर जो होना चाहिए मेंबर का वो कंट्रोल होना चाहिए, नंबर और क्या इसके क्वांटिटी। जबकि ये जो मेंशेविक पार्टी था वो सभी के लिए ओपन था। मेंशेविक पार्टी क्या था? लिबरल था और सबके लिए ओपन था। ठीक था बोल्शेविक। अब बोल्शेविक में जो मेंबर्स थे वो सोचते थे कि जो रशियन सोसाइटी है उसको रेवोल्यूशंस के द्वारा चेंज किया जा सकता है, और इसी के कारण जो व्लादिमीर लेनिन के सोच के कारण ही क्या हुआ था? रशियन रेवोल्यूशन हुआ था। ठीक है, उसके बाद जबकि मेंशेविक चाहता था, मेंशेविक ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किए हैं कि जो लिबरल्स चाहता था कि चेंजिंग हो, तो मेंशेविक चाहता था कि जो सोसाइटी चेंज हो, सोसाइटी में चेंजिंग हो, लेकिन वो किसके आधार पर चेंजिंग हो? सोसाइटी में चेंजिंग हो, लेकिन किसके आधार पे? तो ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन। किसके द्वारा? एजुकेशन रिफॉर्म्स के द्वारा। जो वर्कर्स है, वर्कर्स में एजुकेशन रिफॉर्म्स के द्वारा चेंजिंग हो। जबकि लेनिन चाहता था क्या? कि सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब है, वो है रिवॉल्यूशन। तो समझ में आ चुका कि बोल्शेविक और मेंशेविक में डिफरेंस क्या था। ओके, और नेक्स्ट टाइम हम जो डिस्कस करेंगे वो ब्लडी संडे, जिसको लोग रशियन रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं, 1905 वाला, लेकिन 1905 ब्लडी संडे के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। बट थैंक यू।